तो चलिए बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। और मैंने आपको फैक्टर्स के अंदर लास्ट फैक्टर कराया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है। और अब हमारा जो इसके नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो आप पहले लिखो, फिर आपको समझाता हूँ कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस तरीके से हमारी डिमांड पे इन्फ्लुएंस करता है। तो लिखें पहले आप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो लिखो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर taste and preference of the consumer directly influence the demand. Directly influence the demand. ठीक है, आगे लिखें taste and preference directly influence the demand for a commodity. ठीक है, आगे लिखते हैं they include change in fashion. They include change in fashion. They include change in fashion, customs, habit, etc. If a commodity is in fashion, if commodity is in fashion or is preferred by the consumer, or is preferred by the consumer, the demand for such commodity rises. The demand for such commodity rises. The demand for such commodity rises. ठीक है, आगे लिखें on the other hand, demand for commodity falls if the consumer have no taste for that commodity. No taste for that commodity. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका कैसे, आप एग्जाम्पल देके समझाओ। तो मैंने कहा देखो बच्चों, जो टेस्ट और प्रेफरेंस होती है वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है आपकी डिमांड को। कैसे? तो देखो बात को समझेंगे। मान के चलिए, देखो इसमें जो बात लिखी है कि अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल जा रहा है तो उस स्थिति के अंदर डिमांड बढ़ेगी, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर अनफेवरेबल जा रहा है तो उस स्थिति के अंदर डिमांड घट जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों मैं बात बताऊं, किसी भी चीज़ का फैशन जब चल रहा होता है, ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं, अपन जीन्स का फैशन ले लेते हैं। जो जीन्स आप अपन पहनते हैं उसका फैशन के हिसाब से चलता है वो काफ़ी। पहले थोड़ा टाइम पहले बेल बॉट जीन्स का फैशन आया था, तो कोई भी स्किन फिट जीन्स या पैरेलल जीन्स नहीं ले रहा था, हर कोई बेल बॉट जीन्स तो इतनी ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक हो गया।
फिर ट्राउजर्स का फैशन आया तो ट्राउजर्स ही ट्राउजर्स खरीद रहे हैं सब। जीन्स का फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया तो उसका डिमांड कम हो गया। तो कोई भी चीज़ जब प्रेफर्ड हो जाती है या फैशन में आ जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ आउट ऑफ फैशन आउट ऑफ कस्टम हो जाए तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो यानी कहीं ना कहीं फैशन और ट्रेंड और आपका कस्टम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, आपका टेस्ट आपकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि डिमांड हमारी जो डिमांड है हमारी टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ तो सेव कर लेते हैं एक बार और फिर बढ़ते हैं आगे। और अब देखो इसके बाद अब आती है बच्चों बात नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर का, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है जी। अब देखो इसको लिखवाने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। कई बार क्या होता है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होती है प्राइसेस के बढ़ने की। तो जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन होते हैं ना कि अभी प्राइसेस बढ़ने वाली है तो हर पर्सन क्या काम करता है, उस कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा करने लग जाता है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे बात बताओ। मैंने कहा देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कभी देखा हो कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली होती हैं तो आपने देखा हो अच्छा अभी अगर खबर पता लग जाए कि आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है पेट्रोल पंप के ऊपर है ना इतनी लाइन लग जाती है गाड़ियों की, ये लंबी लंबी लाइनें हो जाती हैं। लोग कोशिश करते हैं टैंक अपने फुल करा लें। मान के चलिए पेट्रोल प्राइसेस जो है 20 रुपये बढ़ रही हैं तो लोग वह क्या काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल भरवा लो जिससे कि जो पैसा बच जाए वो ठीक है। सेम चीज़ गोल्ड के अंदर होती है। अगर आपको पता लगे कि कल गोल्ड महंगा होने वाला है तो अगर आपके पास सरप्लस पैसा है तो आप क्या काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदना चालू कर देंगे। कि जैसे ही हम अभी गोल्ड खरीद लेते हैं, मान के चलिए जैसे गोल्ड है 10 ग्राम का है, 10 ग्राम को क्या बोलते हैं, तोला बोलते हैं। तो मान के चलिए 1 तोला सोना जो है या 10 ग्राम सोने के हिसाब से चलते हैं, 10 ग्राम गोल्ड जो है वो आ रहा है 60,000 में। ठीक है, और मैं बोल दूं आने वाले समय में कल ये 80,000 रुपीज़ का होने वाला 10 ग्राम। तो आपकी जैसी सोच दुनिया रखेगी और क्या सोचेगी कि एक काम करते हैं अभी खरीद लेते हैं, जो सरप्लस पैसा उसका गोल्ड खरीद लेते हैं 60,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम के हिसाब से, और कल इसको जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो बेच देंगे और डिफरेंस अमाउंट कमा लेंगे। तो यही चीज होती है बच्चों, जब भी एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस के बढ़ने की तो हमेशा उसकी डिमांड में तेजी आ जाती है। क्योंकि आप जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम और खरीद लें, हम और खरीद लें, हम और खरीद लें, तो सब लोग खरीदने के ऊपर स्विच करना चालू कर देते हैं जब एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी कमोडिटी की प्राइसेस के बढ़ने का। चलिए इसको भी लिख कर देख लेते हैं, तो मेरे साथ साथ लिखना चालू करें। इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी, इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी if the price of certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of the commodity, then people will buy more of commodity। आ गई ना बात। अगर एक्सपेक्टेशन होती है कि नियर फ्यूचर प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो आप क्या सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लो कमोडिटी को। ठीक है, विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट
डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब आप देखिए डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई कि नहीं हो गई? प्राइसेस के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हुई तो डिमांड भी बढ़ गई, तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन expectation of change in price in future, expectation of change in price expectation of change in price in future and change in demand in the current period। अब आप देखिए लैंग्वेज देखिए, बहुत गौर से समझिएगा। चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। अब कई बच्चे कहते हैं सर आपने तो बोला था कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये तो क्या हुआ सर, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया इनवर्स की जगह। मैंने कहा लैंग्वेज क्या लिखवाइए बच्चों, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन, अभी प्राइसेस बढ़ी नहीं है, बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन द डिमांड इन करंट पीरियड। प्राइसेस फ्यूचर में बदलेंगी लेकिन डिमांड आज ही बदल रही है, तो फ्यूचर की प्राइस से आज की डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। चलिए लिख लेते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लिखें बच्चों, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल, if the price of petrol is expected to rise in future, its present demand will increase, its present demand will increase। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आई होगी मेरी बात कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में बढ़ेगी तो उसकी आज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदना चालू कर देंगे। ये था आपके डिमांड की सारी बातें, तो उम्मीद है क्लियर हुई होंगी। तो देखो बच्चों, अब तक जो हमने जो अब डेटरमिनेंट के बारे में पढ़ा वो डेटरमिनेंट ऑफ डिमांड तो था, लेकिन डेटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड था, है ना। अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो डेटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड के होंगे। तो ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, आपको मैंने चर्चा की थी आपसे पहले भी कि दो तरीके की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जब हम किसी भी एक पर्सन के डिमांड के बारे में स्टडी करते हैं तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाता है। और जब आप एक पर्सन से ज़्यादा के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो वो मार्केट डिमांड कहलाता है। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो अब देखो, अब बात यहाँ पर आती है कि अब हमें बात करनी है मार्केट डिमांड के बारे में कि जो डेटरमिनेंट है, कुछ ऐसे डेटरमिनेंट है जो मार्केट डिमांड को केवल और केवल मार्केट डिमांड के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल डिमांड के जो भी डेटरमिनेंट है वो मार्केट डिमांड में तो रहेंगे ही रहेंगे बच्चों, लेकिन मार्केट डिमांड के कुछ डेटरमिनेंट ऐसे होते हैं जो मार्केट डिमांड में ही रहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो अभी देखो मैं आपको एक एक पॉइंट लगवाता हूँ, समझाता हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगी बात मेरी। तो हेडिंग डालें, डेटरमिनेंट, डेटरमिनेंट ऑफ, डेटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, डेटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड आप हेडिंग डाल दीजिए। और इसमें जो पहला डेटरमिनेंट है उसके बारे में लिखेंगे, लेकिन पहले एक बार डिटरमिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड के बारे में आप पहले कुछ लिखें। देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर, देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर्स ऑफ मार्केट डिमांड। ये देखो, ये मार्केट डिमांड के स्पेशल फीचर हैं जो आपको इंडिविजुअल डिमांड में नहीं मिलेंगे। देयर आर सर्टेन स्पेशल फीचर ऑफ मार्केट डिमांड। ठीक है जी, which are not observed, which are not observed
in case of individual demand, in case of individual demand, ठीक है जी। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मार्केट डिमांड इज influenced by all the factors affecting individual demand, all the factors affecting individual demand। तो देख रहे हैं बच्चों, यहां मैंने आपको क्या बात लिखवाई कि यहां आपको ये बात लिखवाई कि जो भी ऐसे फैक्टर्स जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं वो मार्केट डिमांड को तो करते ही करते हैं, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी। इसके अलावा इन एडिशन इट ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, इन एडिशन इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय, अब ये जो फैक्टर्स हैं इसके द्वारा मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। अब वो किन फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो रही है, तो उसमें पहला है हमारे पास क्या, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए बच्चों, इस बात को लिखवाने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। देखिए बच्चों, जिस एरिया का, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, देखिए बच्चों, जिस एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा होगा उस एरिया की डिमांड भी ज्यादा होगी। अब आप सोचो, मैं हिल स्टेशन चला जाऊं, हिल स्टेशन के अंदर आपको इतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वहां पॉपुलेशन कम होती है, वहां इतना डेवलपमेंट नहीं होता जितना प्लेन्स के अंदर डेवलपमेंट होता है। जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन क्राउडेड होगी, आज कहते हैं ना इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। क्यों मार्केट है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, सारे देशों की नजर इंडिया के ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि सबको मार्केट नजर आता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनता ज्यादा है। तो सेम बात होती है बच्चों, जहां जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस एरिया के अंदर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए एक ऐसा कॉलेज है, मान के चलिए गर्ल्स कॉलेज है। अब गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक मैं शॉप खोल दूं कॉस्मेटिक्स की, तो वो ज्यादा चलेगी, या बॉयज कॉलेज के बाहर जाके कॉस्मेटिक्स की शॉप खोल दूंगा तो ज्यादा चलेगी? अब आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है गर्ल्स कॉलेज के बाहर ज्यादा चलेगी, क्योंकि वहां गर्ल्स कम्युनिटी ज्यादा है, कॉस्मेटिक्स तो गर्ल्स यूज करेंगी, बॉयज थोड़ा ना करेंगे। सेम चीज होती है बच्चों, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। यहां पर देखो वो दोनों बातें आ गई, फैशन ट्रेंड वाली बात भी आ गई और पॉपुलेशन वाली बात भी आ गई। जिस एज ग्रुप का पॉपुलेशन, अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अब आप देखिए, मान के चलिए मंदिर के बाहर जाकर अगर मैं धार्मिक पुस्तक की दुकान खोल लूंगा वो ज्यादा चलेगी, या एक सिनेमा हॉल के बाहर जाके खोल लूंगा या किसी मॉल के बाहर जाके खोल लूंगा तो ज्यादा चलेगी? सर ऑब्वियस सी बात है मंदिर के बाहर ज्यादा चलेगी, क्योंकि वहां पर लोग वही जो है धर्म कर्म वाले लोग आएंगे, वो जो मंदिर में आ रहे हैं उसी मेंटेलिटी से आएंगे और आपकी बुक खरीदेंगे। बस तो यही मेरा पॉइंट है कि आपकी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है आपका डिमांड। अगर पॉपुलेशन क्राउड ज्यादा है, उस एज का ज्यादा है, तो ज्यादा बुक्स और ज्यादा क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो उम्मीद है बच्चों ये बात समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी कि भाई मतलब पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड कैसी कितनी रहेगी। ज्यादा क्राउडेड पॉपुलेशन होगी, जिस एज की होगी, जो कंपोजिशन होगा पॉपुलेशन का, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया, उस तरीके से आपका प्रोडक्ट उसी तरीके से बिकना है। तो चलिए इसको लिखकर देखते हैं अपन, और बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे साथ साथ लिखना चालू करें आप इसे। लिखें, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, market demand of a commodity is affected by size of population of a country, size of population of a country।
ठीक है जी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन raises the market demand, raises the market demand, increase in population raises the market demand, while decrease in population, while decrease in population reduces the market demand, reduces the market demand। चलिए बच्चों, इस पे हम एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। अब देखो, कई बच्चे बोलते हैं सर साइज ऑफ पॉपुलेशन से तो मतलब समझ में आ गया, ये कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से क्या मतलब है? तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब समझो कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बोला ना मैंने, तो इसका मतलब समझो क्या होता है। रेशो ऑफ मेल्स, मेल का क्या रेशो है, रेशो ऑफ मेल्स क्या है, फीमेल्स क्या है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, ठीक है, चिल्ड्रन कितने हैं, एंड नंबर ऑफ ओल्ड पीपल कितने हैं, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल कितने हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन, number of old people in the population also affect the demand for a commodity, also affect the demand for a commodity, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, फॉर एग्जाम्पल if a market has a larger portion of women, if the market has larger portion of women, larger portion, तो लिखो पोर्शन की जगह लिखो प्रपोर्शन, larger proportion of women, ठीक है, larger proportion of women, then there will be more demand for articles, then there will be more demand for articles, of their use, such as cosmetics, ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, मार्केट डिमांड में जैसे कि आपने देखा साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ साइज एंड पॉपुलेशन जो है वो भी आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्केट डिमांड को। और दूसरा कौन सा आता है? तो दूसरा हम देखते हैं बच्चों, इसके अंदर आता है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी इन्फ्लुएंस करेगा किसको? डिमांड को। एग्जाम्पल के तौर के अंदर विंटर के अंदर वुलन क्लोथ ज़्यादा बिकेंगे, समर के अंदर नहीं। और समर के अंदर आइसक्रीम ज़्यादा बिकेगी, विंटर के अंदर नहीं। रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला ज़्यादा बिकेगी, विदाउट रेनी सीजन में नहीं बिकेगी, विंटर में या समर में नहीं बिकेगी। तो बस ये चीज़ है बच्चों इसके अंदर। तो आओ इसके बारे में भी लिख लेते हैं अपन, जो मैंने बताया वही है। देखो लिखो, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन also affect the market demand, also affect the market demand for a commodity, market demand for a commodity, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखें, फॉर एग्जाम्पल
if a market has larger नहीं, ऐसा लिखें इसके अंदर में आप लिखें, ऐसा लिखें, ड्यूरिंग विंटर demand for woolen clothes and jackets increases, क्योंकि विंटर के अंदर तो वूलन क्लोथ्स और जैकेट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। whereas market demand for raincoat यानी ओवरऑल डिमांड देखा जाए रेनकोट की या अम्ब्रेला की इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन में इंक्रीज होती है ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है बच्चों, अब आती है थर्ड नंबर का पॉइंट हमारा। थर्ड नंबर का पॉइंट लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है जी। if income of the country is equitable distributed, if income of the country is equitable distributed, then demand for a commodities will be more. However, if income distribution is uneven, that is, people are either very rich or very poor, then market demand will remain at lower level. देखो बच्चों, क्या कहना चाहता हूं मैं इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में बच्चों आपको ये बात समझाई है कि जो हमारे देश के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो इक्वल है, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत अमीर आदमी बहुत ज़्यादा अमीर हो या गरीब आदमी बहुत गरीब हो, सबके पास पैसा इक्वलेंट है, सबके पास सबकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी है, तो आपके कम्युनिटी की डिमांड अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अमीर है तो वो बहुत अमीर है, गरीब है तो बहुत पुअर है, बहुत गरीब आदमी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मार्केट डिमांड अच्छी नहीं रहेगी, अनइवन रहेगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है आपकी मार्केट डिमांड को। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पॉइंट भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए बच्चों एक बार रीकैप ले लेते हैं अब तक की सारी बातों में हमने क्या बात पढ़ी। हमने सबसे पहले बात पढ़ी थी डिमांड के बारे में कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से डिज़ायर वांट बनती है, वांट कैसे आपकी डिमांड बनती है, वांट में और डिमांड में क्या फ़र्क होता है। फिर बच्चों मैंने आपको बात बताई डिज़ायर और वांट के बारे में सारी बातें लिखवाई और किस तरीके से बताया कि विलिंगनेस होनी ज़रूरी है, एबिलिटी होनी ज़रूरी है, प्राइस मेंशन होनी चाहिए, पीरियड मेंशन होना चाहिए डिमांड को बनने के लिए। ठीक है, तो डिमांड के सेंटेंस में हमेशा पीरियड और प्राइस रेफर होना ज़रूरी है।
ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 2 तरीके की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, जब आप किसी एक भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है। जब आप एक से ज़्यादा मल्टीपल लोगों के बारे में बात करते हैं तो वो मार्केट डिमांड कहलाती है। फिर हमने रोड मैप पढ़ा चैप्टर का, और मैंने आपको बताया कि मीनिंग ऑफ डिमांड हमने हो गया हमारा पूरा, और उसके बाद हम बात पढ़ने जा रहे थे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि हमने अब डिटर्मिनेंट को भी पूरा कर लिया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल डिमांड के 5 फैक्टर्स हैं और मार्केट डिमांड के बेसिकली 3 फैक्टर हैं, लेकिन मार्केट डिमांड के अंदर इंडिविजुअल के डिमांड के फैक्टर भी होते हैं। यानी इंडिविजुअल डिमांड के जो भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को, वो मार्केट को भी करेंगे, लेकिन मार्केट डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। तो यानी ये 5 फैक्टर्स आपके मार्केट डिमांड में भी माने जाएंगे। कैसे हमने पढ़ा कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, पहला पढ़ा अपन देखो किस तरीके से कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे असर डालती है, यानी पूरे फैक्टर्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, प्राइस में और अदर फैक्टर्स के अंदर, कि किस तरीके से प्राइस इन्फ्लुएंस करती है आपकी डिमांड को, और इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइसेस के बढ़ने से डिमांड घटेगी और प्राइसेस के घटने से डिमांड बढ़ जाएगी, और उसका डायग्राम भी हमने देखा। फिर हमने बात पढ़ी प्राइसेस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, जिसके अंदर आपने देखा सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। तो उसके बाद आपने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं जो एक के वजह दूसरे काम में आ जाए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो अगर एक भी नहीं तो दूसरा भी काम में नहीं आएगा। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स में यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और किस तरीके से वो हमारी प्राइस को मतलब जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो वो सारी बात आपने इसके अंदर देखी, और इसके बारे में मैंने आपको पूरी बात भी लिखवाई थी। शॉर्ट रिकैप देखने सभी बातों का, तो एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में मैंने आपको सारी बात समझा दी थी। इसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर में देखा कि इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। हमने देखा कि नॉर्मल गुड्स कब हो जाते हैं, इंफीरियर गुड्स कब हो जाते हैं, और फिर देखा कि कहीं ना कहीं इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, नॉर्मल गुड्स के अंदर किस तरीके से करता है, और अपना जो इंफीरियर गुड्स के अंदर किस तरीके से करता है। तो वो सारी बातें हमने इसके अंदर पढ़ी। ठीक है जी। अब आती है बात इसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कि मैंने आज आपको बताया कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर फेवरेबल होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल होगा तो आपकी डिमांड घटेगी। और फिर पढ़ा हमने एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस घटने वाली है तो डिमांड भी घट जाती है। यानी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन पे भी हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस करती है। फिर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड के अंदर पढ़ा कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। और फिर हमने बात पढ़ी कि सीजन एंड वेदर भी हमारी डिमांड को, मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।